अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और वादे के मुताबिक मंडे को एक न्यू स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने हूँ। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले मैं एक दो बातें आप लोगों के सामने क्लियर कर दूँ कि एक तो थैंक यू सो मच मेरी लास्ट स्टोरी को और मेरे इस स्टोरी सेशन को पसंद करने के लिए और डिमांड करने के लिए कि मैं इस स्टोरी सेशन को कंटिन्यू रखूँ एवरी मंडे। और सेकेंडली, ये आज की स्टोरी बताने का मकसद मेरा किसी को मजाक का निशाना बनाना नहीं है, किसी को हाईलाइट नहीं करना। ये मेरी फ्रेंड की स्टोरी है, फ्रेंड लाइक अ फैमिली, और मेरी दो दोस्तों की असल में ये कहानी है जिनको एक को मैंने बहुत करीब से उसके साथ ये सारे स्टोरी में उसके साथ ही, उसकी बीमारी में, उसकी हर जगह मैं उसके साथ होती थी। और एक दूसरी फ्रेंड है जिसका मैंने साथ नहीं थी, लेकिन मैंने उसकी ये सारी स्टोरी सुनी है और ये उनकी डिमांड भी थी कि मैं ये ज़रूर स्टोरी करूं ताकि अगर इसकी वजह से मेरे कोई भाई बहन की मदद हो सके तो मेरे लिए इससे बड़ा नेकी का और कोई काम नहीं हो सकता। तो स्टोरी की तरफ चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी ये दोस्त की स्टोरी जहाँ से स्टार्ट होती है ये 2017 के लास्ट की बात है कि ये कब से उसके अंदर बीमारी पल रही थी हम नहीं जानते, लेकिन एक दिन सुबह वो उठी और उसने डिफरेंट जगहों पे अपने फैमिली में कॉल्स स्टार्ट कर दी। जिस तरह वो अपनी फैमिली में कॉल कर रही थी इसी तरह उसकी कॉल मेरे पास भी आई और उस कॉल के अंदर वो सिर्फ गुस्सा कर रही थी और उसकी आवाज़ हल्की सी चेंज लगी, जैसे थोड़ी सी भारी आवाज़ हुई थी और उसमें वो सिर्फ ऑल फॉल बातें और रिपीटेशन उन बातों की, और जिन बातों से उसको गुस्सा आया था पास्ट में वो बातें वो रिपीटेशन कर रही थी। आगे से किसी की सुन नहीं रही थी, ना उसे कुछ सुनना था ना कुछ समझना था। बस वो अपने ही एक कहते नहीं है बस वो अपनी इर्द गिर्द एक ऐसी दीवार और एक होल था जिसमें वो बस वो बातें रिपीट हुए जाएं। ये कंडीशन उसकी 2 से 3 दिन रही कि उसी के अंदर उसे शदीद गुस्सा आता था और लड़ाइयाँ झगड़े और गुस्से में आवाज़ चेंज हो जाती थी उसकी। किसी की कोई बात उसको उस टाइम पे नहीं सुननी थी। खैर उसको जब डॉक्टर को दिखाया गया तो बहुत बड़े हॉस्पिटल में बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हैं, उनको दिखाया तो उन्होंने बोला ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और चहलकदमी करें, अच्छा खिलाई पिलाई करें, रात को नींद पूरी लें और इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है, आप सेट हो जाएंगी। अच्छा अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि जब वो डॉक्टर को दिखा के आई और मैं उसको उसके घर देखने गई उसी शाम, असर मगरिब का टाइम था, तो उसने बोला कि मुझे ना मस्जिद के इमाम से मिलना है। ठीक है, तो अच्छा 2017 की जबकि ये बात है, मैं अपने 40 डेज़ में थी, मेरा उम्र बहुत छोटा था उस टाइम पे। तो जब मस्जिद के इमाम साहब आए तो मैं अपने घर वापस आ गई और उनको उसने सारी अपनी प्रॉब्लम बताई कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। वो मैं आपको बताऊंगी आगे चल के कि उसने इमाम मस्जिद से क्या बात की थी। अच्छा उसको ये बात पता थी कि मैं उससे मिलने आई हूँ तो और मेरी मुलाकात नहीं हुई है। तो जब इमाम मस्जिद चले गए तो वो मगरिब का टाइम था और वो मेरे घर आई और मेरा बच्चा बिल्कुल बराबर में उसके बैठ लेटा हुआ था स्नीप सीटर के अंदर, मैं भी बैठी हुई थी और फैमिली के लोग भी बैठे हुए थे। तो डॉक्टर ने तो उसे क्लियर कर दिया था। ठीक है, उसने क्या किया, उसने मुझे बताई ये बात कि वजह मुझे ना अपने कंधों पे कुछ बोझ महसूस होता है और मैं इतना बोझ उठा के चल रही हूँ कि, और उसने बोला जो लोग मेरे कंधों पे हैं वो मेरे हाथों को देखो क्या हशर किया। उसने अपनी दोनों स्लीव्स उठा के मुझे अपनी कलाइयाँ दिखाई तो उन कलाइयों पे बाकायदा नील पड़े हुए थे, बड़े बड़े नील पड़े हुए थे, जैसे किसी ने हाथ मरोड़ते हैं उस तरह वो नील पड़े हुए थे। और अपने पाँचे ऊंचे करके अपनी पिंडलियाँ दिखाई कि इस बोझ की वजह से देखो मेरे पाँवों का क्या हाल हो गया है। तो पाँवों का हाल ये था जैसे नसें उभर नहीं आती बहुत चलने की वजह से, उस वजह से बिल्कुल नसें उभरी हुई थी पाँवों की और हाथों पे नील पड़े हुए थे।
और वो वक्त ऐसा था कि मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। लिटरली मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ तो मेरे हाथ पाँव अभी भी ठंडे पड़े हुए। मैं सिर्फ उनकी सुन रही थी और उन्होंने बोला कि अच्छा डॉक्टर के जाने से पहले वो 2 दिन, क्योंकि तबीयत बहुत उसकी ख़राब थी, तो वो अपने पेरेंट्स के घर थी। वहाँ पे उनके कोई रिलेटिव्स मिठाई के 2-3 किलो का डब्बा लाए थे। तो उसने ये बात बोली कि मैं वो पूरा डब्बा खुद खा गई, पूरा डब्बा। और उसको बताने के बाद, वो हर बात अपनी बताने के बाद एक ऐसा फलक शगाफ कहका लगाती थी कि उस कहके की हैबत मैं आज भी उसी तरीके से महसूस कर सकती हूँ। फिर उसने बोला मेरी एक कज़न बाहर से, बार नहीं होते चॉकलेट के जो बार्स होते हैं, 2-2 3-3 किलो के बार्स होते हैं, वो मेरी कज़न लाई थी। और एक दिन में मैं एक ही दफ़ा में उस पूरे बार को खा गई। अच्छा, इसी दौरान वो उठी, मेरे रूम में गई और मेल परफ्यूम उठा के उसने अपने सर पे और सब जगह बॉडी पे लगाया और कहती है कि मुझे ये मेल परफ्यूम अब खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और उसके फेस पे क्या था, उसकी आवाज़ में क्या था, मतलब सब कुछ देन था। और हम सिर्फ सुनने के और कुछ भी नहीं, मतलब क्या कर सकते थे हम उस टाइम पे? कुछ भी नहीं, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। बस वो अपनी ही बात में, अपनी ही दुनिया में, कहते हैं एक शायद ठाटे मारता हुआ समंदर होता है ना, तो उसकी एक अपनी अलग ही दुनिया होती है। सिर्फ हम साकित थे। और ये करने के बाद, ये सारी बातें करने के बाद, उन्होंने मुझसे बोला कि इस बच्चे का सदका देना, नज़र उतारना इसकी और अपनी हिफाजत करना। और उसके बाद वो मेरे घर से चली गई। ठीक है। और हम इसी शशोपन में कि ये हो रहा है तो क्या हो रहा है। उसके बाद ये हुआ कि उसके हस्बैंड से फिर दोबारा से उसकी लड़ाई हुई और वो अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट्स की तरफ वापस चली गई। और वहाँ पे उसके पेरेंट्स ने उसको पीरों फ़कीरों को दिखाया। पीरों फ़कीरों क्या हुआ, वही जो एज़ यूजुअल होता है कि उन्होंने कहा 3 दिन ठीक है, ऐसे मसले हैं, मसाइल हैं, और आप 3 दिन हमारे पास आएँ, फ़लाँ चीज़ें लेकर आएँ, ये सदका दें और हम आप पे काम करेंगे। अच्छा जी, 3 दिन पीर फ़कीरों के पास भी जाते हुए हो गए। तीसरे दिन की सुबह मेरे पास कॉल आती है उस बंदी की। मैं अपने शहीर और उदा को स्कूल भेज कर बैठी हुई थी, उमर मेरी गोद में था, उस्मान ऑफिस नहीं गए थे उस टाइम पे। मेरे पास कॉल आती है और वो कहती है कि अपने हस्बैंड का नाम लेके कहती है कि उससे पूछकर बताओ कि मेरे अलावा और 5 लोग मेरे साथ हैं जो कि मेरे कंधों पे रहते हैं, उनके साथ वो गुजारा कर लेंगे। मैंने उसको बोला कि किस किस्म की बात है। और इस बात के बोलने के बाद भी एक बहुत बड़ा सा कहका उसने लगाया। तो अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत डरपोक वाक़या हुई हूँ कि मैं हॉरर मूवीज़ भी नहीं देखती हूँ, लेकिन ये सब कुछ मेरी लाइफ में चल रहा था और मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं किस तरह उस सिचुएशन को हैंडल कर रही थी। बस अल्लाह पाक हिम्मत दे देते हैं सारी सिचुएशन को संभालने के लिए। और मैंने उसको बोला कि इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, तुम सेट हो जाओगी, ऐसी बातें नहीं करो। उसने बोला नहीं, मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि वो शख्स मेरे अलावा 5 लोगों के साथ, यानी कुल टोटल 6 लोगों के साथ गुजारा कर सकता है। अगर कर सकता है तो मैं वापस आऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं आऊँगी। मैंने उसको यही तसल्ली दी कि तुम ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सिर्फ उसकी एक ही ज़िद थी। निहायत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हम जो पीरों फ़कीरों के चक्कर में चले जाते हैं, हम जिक्र नहीं करते, हम सोचते हैं हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो शायद लोग हमें पागल कहना शुरू कर देंगे। लेकिन यकीन जानिए, सेम यही केस 19-20 थोड़ी सी सिचुएशन आगे पीछे एक और फ्रेंड के साथ हुआ था और उसकी डॉक्टर ने बर वक्त इस बीमारी का शनाख्त कर ली थी कि ये इज़ अ सीवियर डिप्रेशन। अच्छा, जो मेरी दूसरी फ्रेंड थी उसके साथ तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन था, जो कि अक्सर ख़वातीन को डिलीवरी के बाद हो जाता है, तो वो भी इसी तरह क्योरेबल है। और डिप्रेशन किसी भी तरह का हो वो क्योरेबल होता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है और ये कब लौट के आपकी लाइफ में वापस आ जाए ये भी आप नहीं कह सकते।
तो बहरहाल इसके साथ फिर ऐसा हुआ कि पीर फ़कीर भी हो गए, ऑन एंड ऑफ ही अपने घर आती रही, वापस जाती रही, आती रही, वापस जाती रही, क्योंकि इस सब को बर्दाश्त करने के लिए भी हिम्मत और ताकत की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर ये हुआ कि घर ख़त्म हो गया सिर्फ़ और सिर्फ इस बीमारी की वजह से। 15-20 दिन वो एक मेंटल हॉस्पिटल में भी रही। वहाँ पे नफ्सियाती साइकेट्रिस्ट का हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा, पाकिस्तान कराची में। वहाँ पे उसका इलाज हुआ, लेकिन उसकी ये प्रॉब्लम स्टिल अपनी जगह है, इतनी सीवियर नहीं है, लेकिन इस तरह के दौरे पड़ते रहते हैं आज भी, हमें पता है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इस बीमारी की वजह से कि ये क्या था क्या नहीं था। मेरे हिसाब से ये डिप्रेशन ही था, क्योंकि मेरी जिस दोस्त से दूसरी से बात हुई उसको भी सेम यही सिचुएशन थी, लेकिन उसका अल्हम्दुलिल्लाह क्योरेबल था, क्योर हो गया, सही वक्त पे इलाज हो गया, और अब माशाल्लाह वो अपने घर में बहुत खुश है। और जो मेरी ये फ्रेंड है, इसने बहुत सरवाइव किया अपनी लाइफ में, और आज भी बहुत अच्छे हालों में तो नहीं कहूँगी, लेकिन सेट है, लेकिन ऑन एंड ऑफ अभी भी इस तरह के दौरे पड़ते रहते हैं। अच्छा, मस्जिद के इमाम साहब से जो उसने बात बोली थी वो मैं बताना आप लोगों को भूल गई। उसने ये बताया था कि 15-20 दिन पहले जब मैं आधी रात को शायद तहज्जुद के लिए उठी थी, या शायद शब क़दर, शायद कुछ ऐसी रात थी, बड़ी रात, तो वो इबादत के लिए उठी थी। तो आधी रात को उसे ये फ़ील हुआ था कि उसने अपने मरे हुए लोगों को, जो मरहूमीन थे, उनको अपने घर के लाउंज में चलता फिरता देखा था, और फेस टू फेस उसने बोला कि मैंने उनसे बातें की हैं। तो जो मस्जिद के इमाम साहब थे, उन्होंने फिर उसके हस्बैंड को ये बात बोली थी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इनका वहम है और कुछ भी नहीं है। और मस्जिद के इमाम साहब ने भी उसको क्लियर किया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ इनके दिमाग का फतूर है, और बस सदका दें। और शायद उन्होंने नज़र उतारने का कहा था, इसके अलावा उन्होंने कहा था ऐसी कोई बात नहीं है जो ये महसूस कर रही हैं। बस जी, ये थी एक ट्रू स्टोरी मेरी फ्रेंड की। अल्लाह ताला हर किसी की ज़िंदगियों में आसानियाँ करे और बुरे वक्त से बचाए। और बस इंसान की बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि उसमें इंसान शदीद बेबस हो जाता है, और जिसके ऊपर गुज़रती है वो ही बेहतर जानता है। बाकी तो कहते हैं कि मफरूज़े ही होते हैं सारे, हम और आप उस तकलीफ़ को, उस अज़ियत को महसूस नहीं कर सकते, जिससे जैसे ये वक्त मैंने गुजारा है, उसके साथ तो मैंने महसूस किया है कि कितना अज़ियतनाक वक्त था, जिसकी वजह से उसका घर ही बर्बाद हो गया। क्या पता सही टाइम पे क्योर हो जाता तो उसका घर बच जाता, और आज वो भी खुश और आबाद होती अपने घर में। बस ये स्टोरी थी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बस ख्याल रखिए, और देखिए अगर कोई अपने खोल में बंद है, बात नहीं करता, ज़्यादा गुस्सा करते, एक नॉर्मल गुस्सा आना एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा गुस्सा करता है, कुछ एब नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको इस बात पे राज़ी कीजिए कि ये अपने आप को डॉक्टर को दिखाओ, साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, सेशन करवाओ, क्योंकि ये सब कुछ क्योरेबल है। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे मिलते हैं फिर किसी और ट्रू स्टोरी के साथ। जब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।